नमस्कार दोस्तों, यूपीएन आईएएस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों 14 फरवरी को बिहार के औरंगाबाद में री एग्ज़ाम हुआ था 66वीं बीपीएससी का। उसकी आंसर की अपलोड कर रहा हूँ, तो एकदम सटीक आंसर की आपको मिलेगी और ऑथेंटिक सोर्सेस के साथ में मिलेगा। सबसे पहले तो पीडीएफ उपलब्ध कराने वाले भैया जी को धन्यवाद है। हालांकि थोड़ा सा दिक्कत है, इसमें क्वेश्चन इधर उधर करके है, तो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा बाबू, क्योंकि देखिए ना आप 133 से नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और कौन सी सीरीज़ है ये भी मैं उनसे नहीं पूछ पाया हूँ। और सीरीज़ क्या, इसमें जब क्वेश्चन ही इधर उधर है तो सीरीज़ की कोई बात ही नहीं है। तो बिना समय गंवाए हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, तो 1906 में लंदन में अपने भारत सोसाइटी की स्थापना की है, ये सब आप लोग जानते हैं। इसकी विनायक दामोदर सावरकर है। और उसके बाद है अखिल भारतीय भारत छोड़ो आंदोलन के साथ में बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो इसका है जयप्रकाश नारायण। आपको सोर्स मिल जाएगा बगल में। फिर उसके बाद सन 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था। ये है, एक सेकंड, बिहार हेराल्ड आरंभ किया था बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था। तो इसमें ये नहीं है विकल्प, इसमें कहीं ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है कि कब से किया था। ठीक है, ये उपर्युक्त में से कोई नहीं आप लगाइएगा ई, क्योंकि लगातार उसका हो रहा है। 2000 नहीं, 1907 से 8 में हुआ है, फिर 10 में हुआ है, लेकिन कंटिन्यू हर साल नहीं हो रहा है। ठीक है, अलग अलग हो रहा है। तो नियमित रूप से कहोगे तो आप हर साल अटेंड होना चाहिए, उसको करना चाहिए, लेकिन हर साल नहीं कर रहा है ना। तो इसका और कहीं ढूंढने पर भी इस टाइप का क्वेश्चन मुझको मिला नहीं। ठीक है, और ये जो 36 लिखा है वो 36 नहीं बाबू, 136 है। ठीक है, उसके बाद दिया है कि जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो ये अंतरिम सरकार का गठन उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया था। ठीक है, तो यहाँ प्रथम विश्व युद्ध नहीं दिया है, तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, और तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था। तो ये था किसान सभा के नेतृत्व में, ऑप्शन नंबर बी। फिर है कि किसने कहा जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? इसका है ऑप्शन नंबर ए, ये राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा है। इसका आपको मैं सोर्स दे दूंगा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी का है। और नॉर्मली ऐसे दिख नहीं रहा था और कहीं का, लेकिन वही आंसर सही है। ठीक है, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। तो इसको जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका 140 का सी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं। यह है कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो ये देखिए, नीतिगत कटौती भी होती है। ठीक है, इसमें 3 तरह की कटौतियाँ होती हैं। तो इसमें सरकारी नीतियों पर नियंत्रण करता होता है, और सत्ताधारी दल की कार्यवाही रोकना नहीं होता है। ठीक है, संसद में दल से कोई मतलब नहीं होता है। और ये बजट प्रस्ताव में खर्चों में कमी का प्रस्ताव, ठीक है, एक सांकेतिक कटौती होती है वो भी। तो ये दोनों सही है। ठीक है, वित्तीय लेन देन को निरस्त करना नहीं होता है कि जो करेगी वो सब काट पीट के ख़त्म कर दो। ठीक है, तो 2 सही हो जाएगा, तो आपका 107 में ई लग जाएगा। 107 का ऑप्शन नंबर ई है। उसके बाद सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। ये तो बहुत ईजी है, आप लोग आसानी से कर लोगे। जैसे ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद किस में कर दोगे? 140 में कर दोगे। समान आचार संहिता 44 में कर दोगे। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण आप कर दोगे 50 में। पशुपालन कृषि 48 में कर दोगे, और ये इसका ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब उस हिसाब से इसका ऑप्शन अब आप देखिए तो कौन सा हो जाएगा। लेकिन ये मैच नहीं करेगा, है ना। मैच इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ए का आप 5th लगा रहे हो। तो ए का 5th दिया है कि नहीं किसी में? देखिए ना, ए का 5th तो दिया है, और फिर बी का 1 लग रहा है। तो बी का 1 नहीं दिया है किसी में। बी का 1 बी का 1 नहीं दिया है किसी में, तो इसका ई हो जाएगा। ठीक, इसका ई हो जाएगा। उसके बाद हम लोग और ऊपर चलते हैं। ये 15% की सीमा निर्धारित की गई थी। इसका है आपका 91वां संविधान संशोधन 2003 है। ठीक, 109 का सी। 110 में आइए, ये भी देख लीजिए आप लोग, इसमें मैच करवा दीजिए। सी एच हनुमंता राव कमेटी का है 1984 का।
तो 1984 तीसरा लग जाएगा। जीवीके राव समिति है 1985 की। अशोक मेहता समिति है 1978 की 77 की। एल.एम. सिंघवी समिति है 1986 की। और बलवंत राय मेहता समिति सबसे पहली समिति थी ये, ठीक है, 57 की। तो इसको मैचिंग कराने के बाद हम लोग आएंगे देखेंगे, तो ये ए का तीसरा है, ठीक, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का पाँचवा, डी टू ई फोर, ठीक। ई बलवंत राय मेहता 1957। तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना विधि नहीं है? तो इसमें जानते हो 3 विधियां होती हैं, उत्पादन विधि होती है, आय विधि और व्यय विधि होती है। ह्रासमान लागत विधि जो दिया है ये नहीं होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा डेटा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय संस्थान जारी करता है? तो इसका हो जाएगा आपका सीएसओ जारी करता है, ठीक। आयुष्मान सहकार योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? असत्य पूछा है बाबू। तो ये वित्त मंत्रालय की योजना नहीं है, ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजना है, ठीक है। तो ये ए हो जाएगा इसका ऑप्शन। किस बजट में, भारत के बजट में किस वर्ष से वस्तु लेन देन कर सीटीटी प्रस्तुत किया गया था? तो इसका ऑप्शन ए है 2013-14 से। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने इसको शुरू किया था, ठीक। अब आ जाइए आप एचडीआई रैंकिंग के हिसाब से आप अगर देखेंगे तो इसमें अलग अलग मैचिंग करवाना है आपको, और ये 2019 का पूछा है, 2020 का नहीं पूछा है, ठीक है। तो इसमें ब्राज़ील का डेटा 84 है, ब्राज़ील का 84 है, और रूस का था, इसमें रूस का 52 था, और इंडिया का 131 था, चाइना का 85 था, और उसके बाद साउथ अफ्रीका का 114 था, ठीक है। तो हम लोगों को इसमें इंडिया दिया है, ब्राज़ील, तो इस हिसाब से अपने लोग मैचिंग करवाएंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा, ब्राज़ील, चीन, साउथ अफ्रीका और भारत। जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था भारत में? अगला क्वेश्चन है, भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? ये 2005-06 का केंद्रीय बजट में शुरू किया गया था। 116 का ऑप्शन नंबर ए। मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ, नहीं तो इसमें क्या होगा ना कि बहुत लंबा वीडियो खींच जाएगा और कोई मतलब बनेगा नहीं, टाइम फालतू का लॉस होगा, ठीक है। तो पीएम केयर्स फंड के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डीप खोजना है इसमें, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर ई मिलेगा, ठीक है। और 117 नंबर, भारत के राज्यों को वर्ष 2018-19 के चावल उत्पादन के सही आरोही क्रम में चुनिए। इसका बाबू मैं खोज रहा था लेकिन मैं सही से मैच नहीं कर पाया, ठीक है। तो 118 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आप लोग थोड़ा सा देखिएगा और मुझे बताइएगा कि इसमें क्या है, नहीं तो इसका ऑप्शन मुझे लगता है ई होना चाहिए, क्योंकि उसमें वेस्ट बंगाल जो है वो भी सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। हालांकि हमको उपलब्ध विकल्पों में से ही खोजना है, लेकिन मैं इसका सही से बैठा नहीं पाया हूँ, उसके लिए सॉरी, ठीक है। नकद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये देखिए, सीआरआर होता है ना, बैंकों को अपने पास कैश में रखना पड़ता है, तो इससे जब बैंक अपने पास, उनकी जब सीआरआर में कमी हो जाएगी तो उनके पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा, तो मतलब बैंकों के पास लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो जितना पैसा उनके पास रहेगा तो वो कम मात्रा में ब्याज लगा के लोगों को पैसा दे पाएंगे, ऐसा चांसेस बनते हैं, ठीक है। तो इससे निवेश में भी वृद्धि देखने मिलती है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है, लोग लोन ज़्यादा लेने लगेंगे तो काम ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो इससे काम ज़्यादा करेंगे नहीं मतलब इसका है अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ जाएगी, मतलब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा, ठीक है। और वास्तविक निवेश दर में गिरावट आएगी, जब लोगों के पास पैसा आएगा तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 2 3 आपका तो राइट है, ये इस हिसाब से ये ई हो जाएगा। लेकिन बहुत लोगों को देखोगे आंसर की में वो लोग इसको चारों सही बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन आयोग क्या मान के देता है ये थोड़ा सा देखने लायक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है, ठीक है। हालांकि 66वें की बीपीएससी का जो सेकेंडरी एग्जाम हुआ है ये पहले वाले 27 दिसंबर वाले एग्जाम से टफ अपने आप में ही है, लेकिन बहुत बड़े से बड़े चैनल भी कई सारी गलतियां किए हैं। आप लोग निश्चिंत रहिए, आपको एकदम सटीक आंसर मिलेगा, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2018-19 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का कुल मूल्य था, ये देखिए ना, इसमें 2 डेटा मिलता है। एक तो मिलता है कि फिनांस मिनिस्ट्री का पीआईबी के माध्यम से ही है, ये 422 ऐसे करके मिलता है, ठीक है, 422 और समथिंग मिलियन अमेरिकी डॉलर है। लेकिन पीआईबी का ही एक डेटा है वो 412.871 बिलियन करता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर उस हिसाब से डी हो जाएगा इसका, अगर 412 वाला पॉइंट मांगेगा, ठीक है। दोनों का मैं सोर्स दे दूंगा आपको, और तो इसका ऑप्शन नंबर डी अभी मान के चलिए आप। फिर है 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का हिस्सा कितना था, ठीक है।
तो इसमें आप आ जाएंगे 10.06% है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक। और बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर 2018-19 में स्थिर कीमतों पर कितना थी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 10.53%। 10.53%। बिहार राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धित GSVA में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान वित्तीय वर्ष 17-18 में कितना था? तो बाबू ये 21% है। ठीक है, ये बिहार का जो ये इकोनॉमिक सर्वे आता है तो उसमें मिला है ये डेटा। तो ये 21% है, उस हिसाब से इसमें कोई ऑप्शन है नहीं। वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली की क्षमता की उपलब्धता क्या थी? ठीक है, तो सब करंट का पिछले साल का न्यूज़ था यार, पिछली क्या 2020 हो गया, लेकिन करंट और उसमें भी आपको मिल जाएगा बिहार की जो रिलीज की जाती है बुक। ठीक है, इसमें 4767 मेगावाट है, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया? 27 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा था, इसे मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता दोनों के लिए इसको कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आते हैं हम लोग 101 नंबर क्वेश्चन पे। बाबू थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर है, उसके लिए देख लीजिएगा आप लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो ये रहीमतुल्लाह सयानी जी हैं। द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन से हैं? रहीमतुल्लाह सयानी। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ये सब आप लोग जानते हैं, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक, आगे चलते हैं 103 नंबर। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन से सम्मिलित होते हैं? राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य सही है, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य सही है, राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य गलत है। ठीक है, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही होते, तो ये गलत है। हालांकि दो सही हो रहा है, लेकिन अभी देखिए डी वाला, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, तो आपका ये मिल जाता है। ठीक है, तो आपका 103 का ई नहीं लगेगा इसमें कि दो विकल्प सही हो गया तो ई लगा दीजिएगा। उसके बाद डी वाला देखिए ना, आपका यहाँ पे असली विकल्प ये है, तो 103 का डी हो जाएगा आपका। उसके बाद चलते हैं हम लोग जल्दी 104। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? इसमें बाबू सब सही है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, 104 का ई। ये तो लक्ष्मीकांत की पॉलिटी में आप लोग एकदम वहीं से प्लग करके दे दिया है सीधा। ठीक है, एक एक लाइन टू लाइन वहीं से उठाया है। इसमें सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण ए है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं लोग बता रहे हैं कि अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ाना, उस हिसाब से तो इनका ई हो जाएगा। यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा डाउट हो रहा हूँ कि ए होगा या ई होगा, लेकिन मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन ए ही राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, 105 का ए होना चाहिए। उसके बाद 106 नंबर में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनाने हेतु चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट चाहिए? ये 10% का वोट नहीं है भैया, और ना ही 4 या इससे अधिक राज्यों में 4%, ये 6% होता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी विकल्प जितना दिया है वो सही नहीं है। ठीक है, इसमें ई वाला ऑप्शन आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा? ई वाला, 106 नंबर पे ई ऑप्शन है। फिर 54वां क्वेश्चन पे आप आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 54। शेन वॉटसन ने सभी प्रकार के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की निम्नलिखित में से किस टीम से खेलते थे? आप देख लीजिए कि जो अगर लेटेस्ट वाला टीम से उनको देखा जाएगा तो IPL वो रॉयल चैलेंजर चेन्नई सुपर किंग्स के से खेले हैं। ठीक है, लेकिन इसके पहले वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भी खेल चुके हैं और राजस्थान रॉयल से भी खेल चुके हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आप देखोगे तो ई ऑप्शन हो जाएगा। अब इस पर देखना है कि आयोग किसका मानता है। अगर वो पहले का लेगा तो ई वाले पे ऑप्शन पे जाएगा, लेकिन अगर सबसे लास्ट में ऑप्शन देखेगा कि लास्ट में किससे खेल रहे थे, तो चेन्नई सुपर किंग्स से खेल रहे थे। ठीक, तो ये और ये बी और ई दोनों आपका हो सकता है। ठीक है, अब आयोग जो मानेगा बाबू उस पर ही डिपेंड करता है कि वो कौन सा मानता है। ठीक है, इसके बाद भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? ये तो सब आप लोग जान ही रहे हो, ये बिहार का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? बेगूसराय में, काबर झील आप जानते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 57 नंबर पे देख लीजिए, फाइड के सर्वप्रथम ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के विजेता कौन है? भारत और रूस को संयुक्त रूप से घोषित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इटालियन ग्रांड पिक्स 2020 के विजेता कौन है? ये पियरे गैसली है। ठीक है, ये करंट अफेयर्स का सब क्वेश्चन है। वन मोर थिंग नामक कार्यक्रम किसने आयोजित किया? ये एप्पल का कार्यक्रम है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आई एम नो मसीहा के लेखक कौन है? ये सोनू सूद है और एक कोई महिला है, उनके साथ दोनों लोगों ने मिलकर लिखा है। ठीक है, ये लॉकडाउन में सोनू सूद जी ने बहुत अच्छा काम किया था, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना, ये लोग तो आप आराम से पढ़ते होंगे जल्दी से, मतलब कहीं से भी आप मिल जाता होगा। ठीक है, ये दयानंद सरस्वती का है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाली कौन थी? ये बहुत बड़ा दिग्गज एक चैनल है आपके यूट्यूब पे, तो हल्का मचाए हुए हैं, 2 मिलियन के जैसा सब्सक्राइबर है उनके, लेकिन 1 नंबर का बेवकूफ़ी वाला उन्होंने इसमें आंसर दिया है। ठीक है, हम भी उनका देखे हैं। तो बाबू इसमें क्या है ना
कि जो 1954 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था उसमें राधा कृष्णन जी थे, उसके बाद राजगोपालाचारी थे और सीवी रमन वैज्ञानिक हैं, ठीक है। तीनों लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। तो वो दोनों नाम अगर नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि आप तीनों जब देगा तभी एक साथ में दोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी एस राधा कृष्णन होगा, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इसकी MHA की वेबसाइट पे आप जाके देखिएगा, होम मिनिस्ट्री की, ठीक है। तो वहाँ पे पूरी लिस्टिंग दी गई है। बिहार का कौन सा सर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ? तो ये नालंदा जिले में है गिरिब्रज, राजगिरी है, राजगिरी, ठीक है, उसको गिरिब्रज भी कहते हैं। तो यहाँ पे उसका दिया नहीं है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से, ये तो आप सब जानते हैं, ठीक है। तो 76 नंबर का क्वेश्चन ये हो गया। इसके बाद है बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन ये 1921 के आसपास शायद हुआ था, ये हजारीबाग का है, ठीक है। और बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति क्या है? ये नवपाषाण कालिक संस्कृति है, ठीक है। ये आप अगर क्राउन में देखिएगा वहाँ भी मिल जाएगा, और KBC नैनो की किताब जो है ना वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा, जो PT वाली आती है, ठीक है बाबू। इसके बाद बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ये रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना इसमें किए थे। 79 का बी हो जाएगा ऑप्शन। इसके बाद हम चलते हैं स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? एक सेकेंड, ये हैं जयराम दास दौलत राम। 80 का सी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं, थोड़ा सा आप साइंस वाला क्वेश्चन आ गया है आपका, भारी जलीय, तो थोड़ा साधारण ही क्वेश्चन है, आप लोग जानते होंगे इसको। D2A D2O होगा इसका, ठीक है, ड्यूटीरियम। तो 17वां का सी ऑप्शन हो जाएगा। ये थोड़ा सा जिंक सल्फेट पे लग गया, ये गलत है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। पानी का pH मान क्या होता है? आप लोग सब जानते हैं पानी का pH मान 7 होता है। अब इसमें साफ और गंदा पानी के बारे में भ्रमित मत होइएगा आप लोग, ठीक है, कि कौन सा पानी नहीं पूछा है तो कुछ भी लगा दूंगा मैं। 2019 का रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, ये सब करंट अफेयर्स में बहुत धूम मचाया था बाबू, लिथियम आयन बैटरी के लिए दिया गया है, ठीक है। इसके बाद प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो ये सब आप पढ़े होंगे, आइसोप्रीन का है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इधर तो इतना टफ अभी नहीं आ रहा है, लेकिन ये मान के चलिए कि उधर बहुत अच्छा क्वेश्चन अब की बार पूछा है, पिछली बार से ज़्यादा अच्छा पूछा है क्वेश्चन इस बार, ठीक है। इसमें हो जाएगा कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है फंगस को नष्ट करने के लिए, एंटीबैक्टीरियल होता है, ठीक है। और क्लोरोफिल का घटक कौन सा नहीं है? ठीक, तो इसमें एक कैल्शियम नहीं पाया जाता है क्लोरोफिल में, मैग्नीशियम तो इसका मेन पार्ट होता है, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। पानी पहुंचाया जाता है पौधों में जाइलम द्वारा पहुंचाया जाता है, तो 23 का ए हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। फिर प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर, अरे यार, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, और उसके बाद सॉरी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जिसको हम लोग प्राणवायु कहते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला देखते हैं क्या दिया है। 1 नंबर से हो गया। 1 नंबर पे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे विद्युत धारा आपकी हो जाएगी, भौतिक मूल राशि। इसके बाद अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण पूछा है, तो अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण आप ध्वनि तरंगों को देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। फिर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है, ये प्रिज्म से आप जब इसको प्रकाश को गुजारते हैं तो सब 7 रंगों में बिखर जाता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? मतलब ऐसा विकल्प में से आपको ऐसा तलाश करना है कि किस पैमाने पर दोनों का मान बराबर आ जाता है, ठीक है, मतलब -40 डिग्री पे दोनों एक जैसे हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाना। तो ये इसका हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, -40 डिग्री पे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आते हैं लेंस की क्षमता मापी जाती है, तो ये वहाँ आ जाइए। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है बाबू, ठीक है। ये सब थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। चिकित्सा तक स्थितियों का निदान करने के लिए MRI तकनीक का उपयोग किया जाता है। MRI तकनीक में किसका उपयोग नहीं होता है, ठीक है। ये भी बहुत दिग्गज वाले हैं, तो देखेंगे अपना कि कहाँ से गलत दी है। चुंबकीय क्षेत्र का भी इस्तेमाल होता है बाबू, एक्स किरण का इसमें इस्तेमाल नहीं होता है किसी भी कीमत पे, ठीक है। और 2016 में नया खोज हुआ है, तो उसमें अभी हालांकि कितना बड़े स्तर पे उसको यूज किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, वो गामा किरणों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है MRI में, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का तो इस्तेमाल होता ही होता है, लेकिन आप लोग भटकिएगा मत, बहुत लोग भटकाने वाले हैं, बहुत लोगों को नहीं आता है, ठीक है। बस किसी भी तरह से गूगल किए, जो भी आ गया सामने बस उसी में देते चले जाते हैं, ठीक है।
उनको नहीं मतलब है कि आपका कितना आंसर सही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आपको अच्छी चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, बस प्रोवाइड कर दीजिए। उनका यूट्यूब पे व्यू बढ़ना चाहिए और वो आना चाहिए, लाइक सब्सक्राइबर और फलाना ढमाका ना। ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, ठीक है, और बाकी चीज़ें परिवर्तित नहीं होती हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक, ये भी बाबू 27 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था पिछला वाला, उसमें भी आया था, ठीक है। तो ये दूरी मापी जाती है ना प्रकाश वर्ष में। आगे चलते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष अशोक गुप्ता जी हैं। ये आप करंट अफेयर्स का भी है, किसी भी उनके सीसीआई की वेबसाइट पे भी जाओगे तो मिल जाएगा, या ऐसे ही टाइप करोगे कि चेयरमैन ऑफ सीसीआई तो सीधे आ जाएगा, ठीक है। अशोक गुप्ता जी हैं। भारत में सांख्यिकी दिवस पीसी महालनोबिस जी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो ये 29 जून को होता है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। उसके बाद अड्डू प्रवाल द्वीप किस महासागर में है? ये मालदीव के पास है बाबू, हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है। भारतीय महासागर यहाँ पे लिखा है, हिंद महासागर है, भारतीय महासागर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद भारत का किस देश के साथ स्वतंत्र आवागमन रेजीम है? तो ये म्यांमार के साथ में भारत का स्वतंत्र आवागमन रेजीम है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, म्यांमार, 42 का म्यांमार। इसके बाद चलते हैं आगे। भारत और चीन के बीच प्रथम अनौपचारिक सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये चीन में हुआ था बाबू, वुहान, जहाँ से वायरस शुरू हुआ था आपका, ठीक है, कोरोना वायरस। निम्नलिखित में से क्षेत्रीय बृहत आर्थिक भागीदारी का सदस्य नहीं है, जिसे RCEP कहते हैं, वो आसियान और प्लस छः कंट्रीज हैं उसमें, तो ये पाकिस्तान इसमें नहीं है, ठीक है। बाकी ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन है। और इसके बाद हम लोग चलते हैं 44 के बाद, देखते हैं कौन सा दिया। किस देश के साथ भारत 2+2 वार्ता करता है, बैठक करता है, ठीक है। तो ये जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तीनों के साथ हो चुका है। तो अब ये मत सोचिए कि 1 2 3 दिया है तो ई लगा दूंगा, ठीक है। नीचे देखिए डी नंबर पे उपयुक्त सभी दिया है, तो ये उपयुक्त सभी लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 45 का डी हो जाएगा। ट्रैक 1.5 कूटनीति क्या होती है? ये सरकारी एक लोग हैं, इस पे 2000 का उनका व्यू आया है। तो गैर सरकारी कूटनीति नहीं होती है, ठीक है, उनको बता दीजिए। हालांकि किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा मैं। यहाँ पे सरकारी और गैर सरकारी दोनों लोग होते हैं, जैसे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों लोग मिलकर वार्तालाप करते हैं, ठीक है, दोनों देशों के बीच में होता है। तो सरकारी और गैर सरकारी कूटनीति हो जाएगी, 46 का सी हो जाएगा। वर्ष 2000 में मेकांग गंगा सहयोग कहाँ से शुरू हुआ था? ये भी उनका क्वेश्चन गलत है भैया, ये लाओस है, ठीक है। उसमें बता रहे हैं कि वियतनाम है। वियतनाम भाई राजधानी है, वहाँ पे हुआ है। तो आप वियतनाम को वियतनाम पढ़ोगे तो कहाँ से काम चलेगा, और लोगों को बनाओगे बेवकूफ़, आंसर की दोगे गलत। ऐसे ही आप जो पढ़ाते होगे वो सभी गलत देते होगे। वर्ष 2000 में मेकांग गंगा सहयोग 2000 में कहाँ से हुआ था? तो लाओस से हुआ था। 47 का ए हो जाएगा भैया। किस देश का अहमदाबाद के साथ सिस्टर स्टेट है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा जापान के साथ में है, जापान के साथ में सिस्टर स्टेट है। ये 48 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 49 पे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। 49 पे ये तो है, ये न्यूजीलैंड की प्रियंका राधाकृष्णन जी हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर आते हैं ऊपर, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट इंडेक्स। बाबू ये आउटपुट नहीं है, यहाँ पे लिख उठा है आउटपुट, भले ये उसका मिसप्रिंट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट इंडेक्स है, ठीक है, एक सेकेंड, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है नाम से रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। तो ये IMF जारी करता है भैया, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। तो 50 का IMFC हो गया। नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये तो पढ़े होगे आप लोग बहुत बार, मोतिहारी से चालू होती है। 51 का ए हो जाएगा। समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? तो 2018 में स्थापित किया गया था, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, ठीक है, पहली वाली। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? बहुत लोग बता रहे हैं कि इसका स्विट्जरलैंड में भैया, ठीक है, स्विट्जरलैंड में नहीं है, स्विट्जरलैंड में नहीं, ये न्यू जर्सी में है, ठीक है, अमेरिका। 53 का सी हो गया। अब देखिए थोड़ा सा मैथ वाला आ गया है क्वेश्चन, मेरा मैथ थोड़ा लूज है, इसलिए हमारे एक मित्र हैं, हम उनसे सॉल्व करवाए हैं, लेकिन अच्छे हैं वो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सही आंसर दे पाऊँगा। इसमें 39/15 इसका आंसर ए है। और उसके बाद ये 142 का आप लोग लगा लीजिए, इसमें दिए हैं 4 है। उसके बाद 143 का लगा लीजिए, समीकरण वाला है, इसमें हरात्मक मान होगा, इसमें डी होगा, 6 है। इसके बाद और आगे चलिए, समांतर श्रेणी वाले में आप लोग लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए,
जीरो है। इसके बाद 145 पे एन पूर्णांक वाले में आप लोग लगा लीजिए 145 का 11 बी है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 146 में आ जाइएगा तो इसका ऑप्शन नंबर है ए, 43 दिया है ना, ये है। और निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है, इसको सब लोग जानते हो, न्यूट्रॉन है। ठीक है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस, प्रोटॉन पे प्लस होता है ना। उसके बाद ओम मीटर है बाबू, ये प्रतिरोध का नहीं, प्रतिरोधकता का है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, कई लोग प्रतिरोध का लगा के आए हैं, ठीक है, और चैनल पे भी कई लोग प्रतिरोध का चला रहे हैं। नीलम रूबी का रासायनिक Al2O3 है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11th का। पेट्रोल की गुणवत्ता को मापा जाता है, व्यक्त किया जाता है ऑक्टेन संख्या द्वारा। ठीक है, पेट्रोल कितना क्वालिटेटिव है, कितनी उसकी, कितना अच्छा पेट्रोल आप पाए हो, ये ऑक्टेन संख्या के द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, किसका गलनांक सबसे उच्च होता है, तो इसमें ए है बोरान, ये 2000 डिग्री, 2000 के आसपास या उससे ज़्यादा शायद होता है इसका। लोहा का उससे कम होता है, 1500-1800 ऐसे कुछ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है, इसमें पेनिसिलिन है भैया। ठीक है, पेनिसिलिन बहुत अच्छी दवा होती है, भगवान न करे किसी को खाना पड़े। सीएनजी का मुख्य घटक है मीथेन होता है, CH4 है, ऑप्शन नंबर डी। अम्ल वर्षा के घटक हैं, अभी देखना आप, इसमें HNO3 है, H2SO4 है, ये सब बदलता रहता है। इसका क्वालिटी ये कितनी क्वांटिटी में हो, कितनी क्वांटिटी में हो, उस हिसाब से वर्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। तो अब दोनों सही हो गया तो ई लगाना है, ई नहीं लगाना है। दोनों सही है तो आपके पास CO2 तो छोड़ ही दीजिए, डी वाला ऑप्शन देखिए, और बी दोनों आपके पास सटीक आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो आप ई पे नहीं जाओगे। अगर जो लोग ई लगाए हैं तो वो अपना गलत मान के चलेंगे। ठीक है, इसके बाद जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित, JNPT कहते हैं। ठीक है, पोर्ट ट्रस्ट के नाम से, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है, भंडार तो भैया राजस्थान में है, लेकिन उत्पादन कौन सा करता है, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 90 का ए हो जाएगा। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है, तो पहलगाम लिड्डर नदी के किनारे बसा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लिद्दर या लिद्दार उसको कहते हैं। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, अगर राज्य पूछेंगे देखिए छत्तीसगढ़ में आता है दंडकारण्य। ठीक है, दंडकारण्य छत्तीसगढ़ में आता है, लेकिन इसमें देखोगे तो जो पूरा दंडकारण्य क्षेत्र आता है उड़ीसा में भी उसका एरिया है, छत्तीसगढ़ में तो है ही है, और आंध्र प्रदेश में भी उसका एरिया आता है। उस हिसाब से आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर आपका ई सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस पर आयोग के ऊपर डिपेंड हमको रहना पड़ रहा है कि वो छत्तीसगढ़ को ही केवल मान रहा है कि उसको पूरा एरिया को अगर लेगा तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, या एक से अधिक हो जाएगा। तो बाबू इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 92 वाला क्वेश्चन जो है इसमें छत्तीसगढ़ है या ई है, दोनों में से कोई भी जो आयोग मानेगा वही राइट आंसर होगा, या और भी कोई रिसोर्स है उसको अगर आंसर की चेंज करवा दे तो कोई बात नहीं, उसमें फिर जो होगा वो आएगा। कौन सी मवेशी की नस्ल राजस्थान की नहीं है, तो ये हल्लीकर है, हल्लीकर कर्नाटक की है। राठी, थारपारकर और मेवाती ये सब राजस्थान की हैं। ठीक है, तो हम लोगों को ऑप्शन कौन सा लगाना है, हल्लीकर, हल्लीकर कर्नाटक की है। ठीक है, सॉरी, 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी, ये तो सेंसस का मैं डेटा दे रहा हूँ आप लोगों को। तीन जिले ऐसे हैं जिसमें 10 लाख से कम की जनसंख्या थी, बाकी उसके ऊपर सब 10 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, और कमला हैरिस का पैतृक गांव, कमला हैरिस उपराष्ट्रपति चुनी गई है ना अमेरिका में, अभी हाल ही में तो चुनाव हुआ है वहाँ पर, तो ये तिरुवारूर है, तिरुवारूर। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें PDF में क्लियर नहीं हो रहा है, तिरुवारूर है क्या है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद सलीम अली चिड़िया अभयारण्य, ये तो गोवा का है, बहुत बार आप लोग पढ़े होंगे। इसके बाद भारत में शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल जारी किया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सगुन हो जाएगा। इसके बाद रूपसी हवाई अड्डा किस जगह पे है, ठीक है, तो रूपसी हवाई अड्डा बाबू असम का है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। थोड़ा आंसर की आप लोग लेट पा रहे हो, लेकिन ये मान के चलिए कि जितना आप लोगों का इस आंसर की से सही हो जाएगा, एक नंबर कटने वाला नहीं है। चेहरे पर मास्क पहनने की अनिवार्यता के लिए भारत के किस राज्य ने कानून बनाया है, राजस्थान ने कानून बनाया है। बाकी सब जगह अनिवार्यता तो है ही है कि भाई आप बिना मास्क के बाहर मत निकलिए, लेकिन कानून के माध्यम से उसको रिस्ट्रिक्शन उस पर लगा दिया गया है। ठीक है, तो ये राजस्थान ने किया है। बीज बचाओ आंदोलन ये उत्तराखंड का है भैया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जानवरों की प्रतिकूलता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया, ये आप लोग बताइए, ये समवर्ती सूची में है शायद,
हालांकि मैं सूची नहीं चेक किया हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये समवर्ती सूची में है, ठीक है। ये 37वां का, या तो फिर मैं कमेंट बॉक्स में इसको दे दूंगा आंसर आप लोगों को, ठीक है। राजस्थान में स्थित खेतड़ी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी, उसका खेतड़ी नाम से भी जानी जाती है, खेतड़ी की खान। फिर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 95 दे दिया है। किस अनाज के प्रति सबसे अधिक उत्पादकता है? ये तो सब उसका है यार, डेटा बिहार का आर्थिक डेटा, और ये इसका फसल वाला, ठीक है। तो ये जौ है, इसका 95 का डी हो जाएगा आपका। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले हैं, ये मधुबनी और दरभंगा है आपका, मधुबनी और दरभंगा है आपका। इसके बाद 97 पे चलते हैं। उत्पादन की क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग की दालें कौन सी हैं? मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन, तो ये मूंग और मसूर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, मूंग और मसूर। इसके बाद अब ऊपर आते हैं। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला, ये तो पश्चिमी चंपारण है, आप लोग सब जानते होंगे इसको अगर थोड़ा सा भी पढ़े हो आप। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित? ये तो आपका हो जाएगा रोहतास, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ रोहतास में सबसे ज़्यादा नहरें हैं, ठीक है। 2001 की जनगणना में और 2011 की जनगणना में ये पूछा है सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी, ठीक है। ये मैं ढूंढ रहा था भाई, मिल नहीं पाया। अगर आप लोगों में से किसी को भी मिलता है ये क्वेश्चन 100 नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100, तो ये आप ज़रूर मुझको बताइए, कमेंट बॉक्स में दीजिए अपना आंसर कि एक्चुअल में क्या है इसका आंसर। इसके बाद आप आइए उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो नदियों के बीच में? तो पूर्व साइड में है ये। यहाँ पे आपका हो जाएगा ओंटारियो झील और ईरी झील के बीच में स्थित है, ठीक है। एक 5 ग्रेट लेक्स में से आती हैं ये। उसके बाद कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो बाबू मसाई पूर्वी, ये केन्या की जनजाति है, ठीक है, मध्य पूर्वी अफ्रीका में आता है केन्या। सकाई मलेशिया की जनजाति है। बेडाउन लिखा है ना, तो इसको बेदू भी कहते हैं। ये अरब प्रायद्वीप में पाई जाती है। किर्गिज मध्य एशिया की जनजाति है, तो इसमें ई लग जाएगा, इसमें सब मैचिंग का है, कोई भी जोड़ा बेमेल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 82 का ऑप्शन ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र है? तो रूर घाटी है, सार बेसिन है, अचेन बेसिन भी है। लेकिन ये जो लॉरेन का क्षेत्र दिया ना, ये फ्रांस की है, तो ये फ्रांस का है, तो ये इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? तो ये सेंट पीटर्सबर्ग को कहा जाता है, ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 84। थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत होगा, क्वेश्चन इधर से उधर है। यूरोप में पिरेनी पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? ठीक है, 85, तो ये स्पेन और फ्रांस को अलग करती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। भारत में चंद्रा और भागा किस क्षेत्र में बहती है? बाबू देखो, इसमें स्पीति भी दे रहा है और इसमें लाहौल भी दे रहा है, ठीक है। कई सोर्सेस में लाहौल भी पा रहा हूँ, कई सोर्सेस में स्पीति में भी पा रहा हूँ, लेकिन दोनों नहीं हो सकती हैं, ठीक है, चांसेस कम है, तो इसमें ई ऑप्शन होने का चांस कम है। ये आप थोड़ा सा डाउट में रख के रहिए, मैं इस पर सटीक नहीं कह पाऊंगा कि ये लाहौल ही है या स्पीति ही है, ठीक है। मैं आपको आंसर की इस पे लगवा दूँ या इस पे लगवा दूँ, तो जब मैं स्वयं डाउट में हूँ तो आपको क्यों डाउट में रखूँ, ठीक। तो ये 86 में दोनों में से कोई हो सकता है, ठीक है। या आप लोग जैसे अगर पाते हैं आंसर तो मुझको बताइए कि कौन सा इसमें सही है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो राणा प्रताप को आप जानते ही कहाँ से हैं, ठीक है, ये आप राजस्थान में लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में है? ये हिमाचल की भरमौर जनजाति है, ठीक है भैया। इसके बाद आप लोग कहाँ आ जाइए, 88 है। अब देखिए फिर से क्वेश्चन नंबर 25 पे आ गए भाई। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, तो ऑक्सीजन केरोसिन में नहीं होती है, कांच में भी थोड़ी ऑक्सीजन होती है, मिट्टी में तो पाई जाती है, सीमेंट का तो घटक ही है ऑक्सीजन, सीमेंट में तो पाया जाता, तो ऊपर तीनों में पाया जाता है। एक सेकेंड, तो इसमें हम लोगों को केरोसिन लगाना है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 25 का डी। फिर एंजाइम लाइपेज का मुख्य स्रोत है, एंजाइम लाइपेज का मुख्य स्रोत अग्नाशय है, ठीक, बी हो गया 26 का बी। बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए? क्षय रोग, जिसको ट्यूबरकुलोसिस या टीबी कहा जाता है, उसके लिए है। 27 का कौन सा हो गया? सी हो गया। इसके बाद आप आ जाइए ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्न्याशय द्वारा उत्पन्न होता है? ये है शायद गैस्ट्रिन है यार, थोड़ा सा डाउट है भाई, ठीक है,
लेकिन अब मैं क्या बताऊँ इस 28 के बारे में, इसमें तो मैं सॉरी ही बोल सकता हूँ आपको, ठीक है। लेकिन मुझे याद आ रहा है कि ये गैस्ट्रिन है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के संचलन में मदद करता है, ठीक है। तो ये एरिथ्रोसाइट है। कौन है? एरिथ्रोसाइट है। तो 29 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? ये बाबू अंकोरा जो है, अंकारा राजधानी तुर्की, वहाँ से इसका वर्ड आया है। तो ये खरगोश के बालों से इसका ऊन निकाला जाता है, ठीक है, अंगोरा ऊन। 61 पे आते हैं। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी में से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने की थी? ये तो आप लोग सब जानते हो कि ये चंद्रगुप्त मौर्य का है। 62 का ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद आप आ जाइए, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो ये गांधार शैली में प्राप्त होती है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं ऊपर की तरफ। किस अभिलेख में कलिंग विजय, कोई कह रहा है कि कुछ है, कोई कह रहा है कुछ, कोई रुद्रदामन लगवाएगा, कोई जूनागढ़ हाथी गुम्फा लगवाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी सही नहीं है भैया। इसमें इनमें से कोई नहीं लगाओगे आप, क्योंकि जो 13वां अभिलेख है ना अशोक का, उसमें मिलता है कि उसने कलिंग पर विजय प्राप्त किया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसमें। 65 पे आ जाइए आप। सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 66 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो ये तालीकोटा का, इसे राक्षसी तांगड़ी का भी युद्ध कहा जाता है। तो 66 का डी हो जाएगा। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था। इसमें आप आ जाएंगे सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्याय मूर्ति गुरुदास बनर्जी, दोनों लोग थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो ये क्राउन में है दिया है, जो बिहार के लिए आती है। 22 अप्रैल 1858 दिया है, ठीक है। कहीं 23 अप्रैल भी मिल रहा होगा आप लोगों को। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी 1870 में। महादेव गोविंद रानाडे ने किया है बाबू। कहीं भी ढूंढोगे आप 1870 ही मिल रहा है। तो क्यों लोग बेवकूफ़ बना रहे हो कि भाई इसमें ई ऑप्शन होगा, ई ऑप्शन होगा, ठीक है। बेवकूफ़ बनाना छोड़िए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? भाई ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वेबसाइट पे भी आप जाओगे ना, तो उसके पास भी इस चीज़ का जवाब नहीं है। ये पता नहीं किस मंगल ग्रह का क्वेश्चन लेके आया है भाई इसमें से। ऑप्शन ई ही हमको लग रहा है कि 99% की आयोग भी इसका आंसर वही देगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसका कहीं सोर्स ही नहीं मिला भाई। विकीपीडिया भी इस चीज़ का जवाब नहीं है उसके पास। अब चाहते हैं चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? चंपारण बाबू तिनकठिया के विरोध में था। तिनकठिया पद्धति क्या थी कि नील की खेती 3/20 हिस्से में, जितना आपका लैंड होता था, जैसे 1 बीघा है तो उसके 3 बिस्वा में आपको नील की खेती करनी होती थी। नील की खेती नकदी फसल होती थी, ठीक। भू राजस्व, ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति, भूमि अनुदान, इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। नकदी फसल थी नील की खेती, ठीक है, जिसमें गांधी जी ने जाके वहाँ पे आंदोलन किया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए 130 का। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। तो 1904 में अगर आप देखेंगे, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ है ना, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब एक में थे। तो ये देवघर बंगाल में आ जाएगा। तो ए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएंगे 1885 में डब्ल्यू सी बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? इसका शिक्षित वर्ग की पूर्ण सहमति से महत्वपूर्ण एवं आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, ठीक है। और एक दूध वाला, ये कहाँ से आ गया भाई? क्वेश्चन नंबर 147। अभी हम लोग कहाँ चल रहे थे? अच्छा, मैथ वाला आ गया है। इसका ऑप्शन नंबर दिया है उन्होंने बी बताया भैया, ठीक है। 147। 148 एक ताला चाबी बनाने वाली फैक्ट्री, इसका आप लोग देख लीजिए, पढ़िएगा क्या कैसे दिया है। इसका ऑप्शन नंबर बी बताया है 170। और आगे चलते हैं। दीन इलाही किसने आरंभ किया था? ये सब जानते हो कि अकबर ने आरंभ किया था, ठीक है। दीन इलाही का आरंभ अकबर ने किया था। अष्टप्रधान मंत्री परिषद आप लोग फटाफट बताइए कौन सा है? अष्टप्रधान शिवाजी का है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसमें अगर लॉर्ड कैनिंग लगा रहे हो आप लोग तो गलत है। ये 1857 के बाद ये वायसराय बने थे ना, जब विद्रोह हुआ था उसके बाद। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक है ना, 1833 के चार्टर में ना, कि बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो ना ये है, ना ये है, ना ये है, कोई नहीं है इसमें। तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा इसका। 69 का ई सही हो जाएगा, ठीक है।
फिर उसके बाद आते हैं भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक संस्थापक कौन था? तो 1764 में जो युद्ध हुआ था, प्लासी तो 1757 का है यार, बक्सर का युद्ध। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव को इसका ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 70 का। 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी? मेरठ से हो गई थी। ये सब सस्ते वाले क्वेश्चन है, आप लोग सबको आता है, ठीक। मुंडा विद्रोह का बिरसा मुंडा, ठीक, नेता कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 72 का। तो आपकी आंसर की हमें लगता है कि आप सब लोग देख लीजिएगा कि मैच कहाँ से पूरा हो गया है कि नहीं। मुझे लगता है कि अब सब पूरा ही हो गया, क्योंकि क्वेश्चन इधर उधर नहीं थे, 1 से लेकर 150 तक जाता। और जो भी इसमें कोई भी आपको समस्या आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग हमको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कहीं भी प्रॉब्लम, कहीं किसी का गलत आपको मिलता है तो आप ऑथेंटिक सोर्सेज के साथ में दीजिए। वहाँ पे आप लोगों का देखा जाएगा कि मुझसे कहाँ गलती हुई है, ठीक है। लेकिन आप मान के चलिए कि आपका 99.99% आंसर की जितना भी मैं बताया हूँ वो सही है, इसलिए आपका समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को ख़त्म करता हूँ। और वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूपीएन आईएएस में समय देने के लिए धन्यवाद।